आप सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं इस प्यार भरे सेशन में। आप सभी बच्चों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि ये जो 10 मिनट शो है इसके अंदर रिसेंट एग्जाम के हम सारे क्वेश्चंस को स्किलफुली क्रैक करना सीख रहे होते हैं। आइए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं इस प्यार भरे सेशन में, ठीक है ना जी। और ये है आज का डिस्कशन हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है ना। आज हमारी क्लास नंबर 24 है। इससे पिछली क्लासेस को आप इसी चैनल की पूरी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं ताकि हर एक चीज़ आपकी खूबसूरत तरीके से तैयार हो जाए। तो चलिए बेटा, आपके सामने पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, समय दीजिएगा इस क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है बच्चों। जब आप इस क्वेश्चन को बना ले उसके बाद फिर आंसर को समझने की कोशिश करें। द प्रिंसिपल स्टेटेड दैट, प्रिंसिपल ने इस बात का जिक्र किया या इस बात को एक्सप्लेन किया कि द प्रोपोज्ड प्लान, यानी कि जो संभावित प्लान था, इन अकॉर्डेंस टू द गाइडलाइंस इशूड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस थी उसी के अनुरूप ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है जी। अब इस पॉइंट में अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर इसमें क्या इम्प्रूवमेंट आ सकता है। सबसे पहली बात तो ये चीज समझने की जरूरत है कि सर इन अकॉर्डेंस के साथ टू प्रेपोजिशन नहीं आती, यानी कि इम्प्रूवमेंट हम करेंगे। ऑन टॉपिक के लिए यूज होता है, फॉर किसी पर्पस के लिए, बेनिफिट के लिए है। इन अकॉर्डेंस विद का मतलब हमें समझ में आता है किसी चीज की कंपनी को बताता है, यानी कि जो चीज बताई गई है उसी के अनुरूप जब कोई काम करती है तो दैट शोज विद। वैसे भी आप इसको समझ सकते हैं, तो ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसके अंदर कई शब्दों को मिलाकर प्रेपोजिशन की तरह से यूज किया जाता है। तो इन अकॉर्डेंस विद यहाँ अपनी जगह बिल्कुल सही है। इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होता है के अनुसार, ठीक है जी। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे पहले और बनाएंगे मेरे बच्चों। आई फील फ्रस्ट्रेटेड, मैं बहुत दुखी महसूस करता हूं, ठीक है। दैट शी कीप्स रिवर्टिंग बैक टू हर बैड हैबिट्स। देखो इस सेंटेंस के अंदर आपको करेक्शन की बात कही गई है। एक छोटे से लॉजिकल बात को समझिएगा। वोकैबुलरीज को बहुत सारे स्टूडेंट्स रटते हैं और रटने के बाद उनके कुछ हद तक वोकैबुलरीज के क्वेश्चंस अच्छे बन जाते हैं, लेकिन फिर बात आती है इस चैलेंज की कि वोकैबुलरीज को परमानेंट याद करने का क्या तरीका है। तो वहां मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि वोकैब विट्स से आप अपनी पूरी की पूरी वोकैबुलरीज को समझें। मैं आप लोगों को वोकैब विट्स में ये चीज बता चुका हूं कि जब किसी शब्द को प्रीफिक्स किया जाता है तो इसका शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है अगेन या फिर बैक। बोलो हाँ। तो इसका मतलब अगर रिवर्टिंग के बारे में हम समझते हैं तो री की वजह से बैक तो लिखना अपने आप में सुपरफ्लूस हो गया, बैक अपने आप में क्या हो गया, सुपरफ्लूस हो गया। तो इस री के साथ बैक या अगेन जैसे शब्दों की हमें जरूरत नहीं, इसका मतलब इंप्रूवमेंट हम करेंगे। बैक और बैकवर्ड्स लगभग एक ही कॉन्टेक्स्ट कन्वे कर रहे हैं। जब री का मतलब क्या है, वापस आना, तो आगे कैसे जा सकते हैं। फोर्थ का मतलब तो आगे होता है, तो करेक्ट हमारे सामने एक ही आंसर बचता है, दैट इज ए फॉर एप्पल, ठीक है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। हम कभी कभी टीचर के द्वारा की गई मेहनत को ना वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, और जब हम वो रिस्पेक्ट नहीं देते तो उसी चीज़ का नुकसान हमें एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। द रीजन वाई आई एम कंफ्यूज इज बिकॉज दे आर गिविंग मी मिक्स्ड सिग्नल्स। अब मेरे बच्चों इस सवाल को हम ध्यान से समझेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी हमारे सामने है ये हमें रीजन बताने का काम कर रहा है। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। रीजन किस चीज का बताया जा रहा है, रीजन बताया जा रहा है आई एम कंफ्यूज का, ठीक है। बोलो हाँ, ठीक है। तो रीजन बताया जा रहा है किस चीज का, मेरे कंफ्यूज होने का, ठीक है जी। तो अब हमारे सामने इसी लिखे हुए सेंटेंस का हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज चाहिए जो इस रीजन की एक्सप्लेनेशन दे। तो रीजन की एक्सप्लेनेशन बिकॉज के साथ थोड़ी दी जाएगी, दैट के साथ दी जाएगी, ठीक है ना जी। मेरी बात समझ है। तो यहाँ हमें दैट के साथ इस क्लॉज को लिखना होगा, बिकॉज लिखना अपनी जगह गलत है। ये एक एसएससी के द्वारा पूछे जाने वाला रेडीमेड क्वेश्चन है, रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। चलिए अब हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 4। पहले एक बार इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़कर देखेंगे। आइए दोस्तों, ठीक है, समझते हैं। द कमिटी कंक्लूडेड, कमिटी ने इस बात का निष्कर्ष निकाला कि
द मेजर्स सजेस्टेड, जो मेजर्स का मतलब होता है वो कदम जो किसी चीज का सॉल्यूशन बताते हैं, ऐसे कदम जो किसी चीज का सॉल्यूशन हल बताने का काम करते हैं। मेजर्स सजेस्टेड वर कंड्यूसिव। अब कंड्यूसिव अपने आप में एडजेक्टिव होता है, और जब कंड्यूसिव के साथ हमें यूज करना होता है मेरे प्यारे बच्चों, कंड्यूसिव के साथ जब हमें, इसका मतलब होता है किसी चीज के अनुकूल होना, ठीक है जी। तो इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए हेल्दी होना, किसी चीज के लिए फेवरेबल होना। तो कंड्यूसिव के साथ हमें टू लेकर चलना होगा। तो ये लिखा ना मेजर्स, मेजर्स का मतलब तो क्या हो गया, कुछ ना कुछ कदम, सॉल्यूशन। सजेस्टेड वर्क कंड्यूसिव, तो कंड्यूसिव के साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है टू, ठीक है ना जी। और उसके बाद आगे हमें क्या करना होगा बेटा, हम लोगों ने एक वर्ब एडवांस का नियम याद रखना है कि प्रेपोजिशन हम हमेशा नाउन के साथ यूज करते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नाउन नहीं होती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रेयरेस्ट ऑफ द चांसेस में हम लोग ना नाउन की तरह यूज कर लेते हैं। तो वर्ब के साथ अगर वी1 हम यूज करते हैं तो सामान्यतः हम उसको जेरेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। हालांकि इसके भी अलग अलग एक्सेप्शंस हैं, जैसे स्मोक वर्ब भी है, अपने आप में नाउन भी है, और स्मोक से जेरेंड अगर बनाते हैं तो स्मोकिंग वो भी एक अलग तरह का नाउन है। ज्यादा दूर जाने की हमें जरूरत नहीं है, बात हमें ये समझ आ रही है। कंड्यूसिव के साथ टू प्रेपोजिशन आ गई, टू आने की वजह से यहाँ ब्रिंग नहीं, हमें ब्रिंगिंग लिखने की आवश्यकता है। तो करेक्ट आंसर हमारे सामने यहां पर बन जाता है। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं अपने आंसर्स को, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे, शाबाश। द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार इंट्रोड्यूस लास्ट ईयर, पिछले वर्ष जो इंट्रोड्यूस किए गए थे, आर एम्ड एट ब्रिंगिंग अप, क्या लिखा हुआ है, एंड एम्ड एट ब्रिंगिंग अप द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेशन, नेशन की जो टोटल प्रोडक्टिविटी है उसको और मतलब आगे अच्छे लेवल पे लाने के लिए, है ना, ठीक है। ये हमारे सामने लिखा हुआ है। अब मेरे बच्चे हमारे सामने लिखा है ब्रिंगिंग अप। देखो ब्रिंग अप का मतलब, मैं भी इसको पढ़ते वक्त इसलिए कंफ्यूज हुआ। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सामने लाना, ठीक है ना। या फिर ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी को पालना, ठीक है ना। आप लोगों ने सुना होगा ना, बोर्न एंड ब्रोट अप इन दिल्ली। ब्रोट अप का मतलब जिसको पाल पोस के बड़ा किया गया है, मेरी बात समझ है। लेकिन यहाँ पर तो किसी एक्टिविटी का परिणाम हमारे सामने लेकर आया जा रहा है, तो एम्ड के साथ इन तो आएगा नहीं, फोर भी नहीं आएगा, एट यहाँ पर है नहीं, ठीक है ना जी। एम्ड एट वहां पर है, तो ब्रिंगिंग अपनी जगह ठीक काम कर रहा है। लेकिन जो चीज हैपन हो, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है दैट समथिंग दैट हैपन्स, ठीक है ना, किसी चीज के होने के बारे में यहाँ पर बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर ये जो प्रेपोजिशन है यहाँ पर फ्रेजल वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत बन जाती है, ठीक है। आइए बच्चों एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाकर ध्यान से देखिएगा। द रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस विद द होप, जो सुधार हैं इसलिए इंट्रोड्यूस किए गए थे इस उम्मीद के साथ, दैट दे वुड कैटलाइज एन एटमोसफेयर, वो एक ऐसा एटमोसफेयर सामने लेकर आएंगे। कंड्यूसिव, वही पुराने वाला सवाल हो गया, कंड्यूसिव के साथ हमें ऑफ की जरूरत है, ऑफ की जरूरत है, ऑफ की जरूरत है। आगे हमारे सामने क्या है, इनोवेट। अब आप सभी बच्चों को ये चीज बहुत अच्छे से पता है, ये जो टू है प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वी1 नहीं, हमें इसको जेरेंड फॉर्मेट में लेकर जाना है। तो कंड्यूसिव टू इनोवेट या इनोवेशन, तो आप कहेंगे सर इनोवेट वी1 है, हमें नाउन चाहिएगा। अब एशन लगाने की वजह से मैं फिर से वही बात आपको कह रहा हूं कि वोकैबुलरीज को समझना शुरू करो। वोकैबुलरीज रटने की चीज नहीं है कि कोई पिक्चर लगा दी, हंसी मजाक कर दिया, हा हा ही कर दिया और हमें वो याद हो गया। बेटा वो याद क्या हो ना, पेपर में काम नहीं आता, समझ रहे। वर्सेटाइल लेवल पे सीखो ना वोकैबुलरीज को, तो ये क्वेश्चंस तो कुछ भी नहीं रहेंगे आपके। एशन लगते ही नाउन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, हमारा लॉजिक सेट हो गया, बात खत्म हो गई। क्वेश्चन 7 को बना के देखते हैं बेटा, ये क्या कहता है। दे मूव्ड टू अ क्वाइटर नेबरहुड, एक शांत पड़ोस में वो शिफ्ट हो गए हैं। इन अ व्यू टू, है ना। अब इन अ व्यू टू प्रोवाइडिंग देयर, पहली बात तो ये कि ये अपने आप में एक फ्रेज है, ये अपने आप में एक फ्रेज है जो किसी चीज के पर्पस को शो करता है, जो किसी चीज के पर्पस को शो करता है ना। अब यहाँ पर हमारे सामने ये जो टू लिखी है प्रेपोजिशन, तो प्रोवाइडिंग अपनी जगह कोई दिक्कत नहीं हमें दे रहा है, ठीक है जी, प्रोवाइडिंग हमें कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ है, इन अ व्यू टू कोई फ्रेज नहीं होता, फॉर नहीं होता, इन ऑर्डर नहीं होता, तो विद अ व्यू टू हमारे सामने
एक फ्रेज होता है जो हमें किसी चीज के पर्पस को बताता है। प्रेपोजिशन होने की वजह यहाँ पर हमारा जेरेंड करेक्ट हो गया है ना। ट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से यहाँ पर हमारे सामने प्रोवाइडिंग समवन विद समथिंग, तो ये अपनी जगह पूरी तरीके से ठीक जा रहा है। इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम और नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है। The prestigious award was given to the scientist for his ground-shaking research in genetics. The prestigious award was given to the scientist, है ना। साइंटिस्ट को prestigious award दिया गया for his का मतलब because of, है ना, मतलब क्या कारण था देने का, ग्राउंड शेकिंग रिसर्च इन जेनेटिक्स। सबसे पहले तो ये देखिएगा इन जेनेटिक्स, क्योंकि एक सब्जेक्ट है हमारे सामने, यहाँ पर जेनेटिक इसने कर दिया है या इसने जेनेटिक कर दिया है ना। तो जेनेटिक्स तो हमारे सामने यहाँ पर होना ही चाहिए था, है ठीक है। अब हमें देखना होता है भाई जेनेटिक्स और जेनेटिक की क्या कहानी है, लेकिन उससे पहले आगे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। पॉइंट को ध्यान से समझेंगे तो ग्राउंड ब्रेकिंग जो वर्ड हमारे सामने है, ठीक है ना, ग्राउंड ब्रेकिंग हमारे सामने जो वर्ड है वही इसके लिए सही वर्ड बन जाता है। जेनेटिक तो एडजेक्टिव है ना, प्रेपोजिशन के बाद एडजेक्टिव का यूज हम करेंगे ही नहीं, ये तो अपनी जगह गलत हो गया, है ना। तो ग्राउंड ब्रेकिंग, इस ब्रेक शब्द को अगर हम समझते हैं तो आप गाड़ी या बाइक चलाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो गाड़ी या बाइक चलाने में जो ब्रेक लगाते हैं ये वाला BRAKE होता है, ठीक है ना। और जो धरती तोड़ दे पलंग तोड़ दे, है ना, वो शेकिंग नहीं, वो ब्रेकिंग नहीं, ये वाला तोड़ने वाला है। और जेनेटिक्स हमारे सामने ब्रांच ऑफ लर्निंग है, ठीक है ना, जो जीन्स की स्टडी करती है। क्वेश्चन 9 एक बार पूरा क्वेश्चन ध्यान से आप देखेंगे। द एम्प्लॉइज हैविंग कंप्लीटिंग द रिगोरस, आगे क्या लिखा, ट्रेनिंग प्रोग्राम। सबसे पहले तो यहां पर समझेंगे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, एम्प्लॉइज है। एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग फेल्ट वेल प्रिपेयर्ड फॉर द, ये इसका प्रेडिकेट है। अब ये हमारे सामने एक परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना। और हैविंग के साथ जो भी हम वर्ब लिखते हैं वो थर्ड फॉर्म लिखते हैं। पॉजिटिव वर्ब की तरीके से चले जाओ, परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज की तरफ से चले जाओ, है ना। तो हैविंग कंप्लीटेड ठीक जा रहा है, हैविंग कंप्लीटेड ठीक जा रहा है। द रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम हैविंग बीन कंप्लीटेड बाय द एम्प्लॉयज, क्या ये बात कहना सेंसिबल है? अगर ये वाली बात आप ऐसे कहोगे तो हम इसको मान सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये जो फेल्ट वर्ब है, देखो ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका प्रेडिकेट है, ये लिखा हुआ द रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसका प्रेडिकेट फेल्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो ये भी अपनी जगह गलत हो गया, ये भी अपनी जगह गलत हो गया। अब हमारे सामने ऑप्शन बी को देखते हैं, हैविंग कंप्लीटेड द एम्प्लॉइज रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम। सर यहाँ तो इस कही हुई बात का पूरी तरह से मीनिंग ही चेंज हो गया। जब इस बात का पूरी तरीके से मीनिंग चेंज हो गया तो ये भी नॉनसेंस हो गया, है ना। तो यही हमारे सामने एक ही ऑप्शन बचता है, दैट्स सी फॉर चाइना, करेक्ट है, दैट्स सी फॉर चाइना। कंप्लीट करने के बाद रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम को एम्प्लॉइज ने क्या किया, अच्छा फील किया, दे फेल्ट वेल प्रिपेयर्ड। क्वेश्चन 10 को ध्यान से एक बार देखते हैं। तो ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। और जिस बच्चे का आंसर सही होगा उसको मैं अप्रिशिएट भी करूंगा, ठीक है बच्चे। तो हे इज योर क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। और यहाँ पर आज हम इस कहानी को यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। और मेरे बच्चों, ग्रामर एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है जिसको सीखना चाहिए, और सीखने का मतलब उसके अंदर आपके पास एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं एक अगले सेशन में, मेहनत करेंगे, रंग जगमाएंगे आप सभी के साथ। बाय एवरीवन, टेक केयर।